हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में डेली थर्ड सेमेस्टर सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध क्या है। जो झेलम का युद्ध है वो क्या है। तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच युद्ध कहा जाता है। जो हाइडे स्पीच युद्ध है वो क्या है। सिकंदर को पंजाब के शासक पेरिस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने हैं? कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? पहला बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सौर मंडल के कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, जो कि प्लूटो था, उसको क्षुद्र ग्रह की वजह से उसको हटा दिया गया है। अब वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल से किस ग्रह को निकाल दिया गया। तो सौर मंडल में पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी, परंतु अब 8 ग्रह हैं। सौर मंडल से यम ग्रह को निकाल दिया, जिसे प्लूटो कहते हैं। यम को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा है, सबसे तुच्छ श्रेणी में रखा गया, सबसे छोटा ग्रह, इसलिए यम ग्रह को निकाल दिया, इसे प्लूटो ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनिवस्यवाद अनिवस्यरवाद क्या है। तो ईश्वर को न मानना अनिवस्यरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जो ईश्वर को नहीं मानते उसे ही अनिश्वरवाद कहते हैं। इस संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या इक्वलता है, बराबर है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदाकिनी क्या है। जो मंदाकिनी है वो क्या है। तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। तारे जो होते हैं उनके समूह में से जो धुंधला दिखाई पड़ता है, जो धुंधला दिखाई देता है, और जो तारा निर्माण की प्रक्रिया में गैस पुंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकाश गंगा क्या है। ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। या फिर हम लिख सकते हैं, ब्रह्मांड में अनेकों तारों का समूह है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है। क्षुद्र ग्रह क्या है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो क्षुद्र ग्रह क्या है। क्षुद्र ग्रह सबसे छोटे छोटे ग्रह जो आकाशीय पिंड होते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन केवल पूछ लिया जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो होता है किन ग्रहों के बीच रहता है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये स्थित होता है क्षुद्र ग्रह। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर किसका शिष्य था। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। जो सिकंदर है उनके सेनापति का नाम क्या था। तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है। जो मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई थी उनके जनक कौन थे। तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, जॉन मार्शल तथा राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पिरामिड का क्या आशय है। पिरामिड से क्या आशय है आपका। तो पिरामिड का आशय राजाओं के मकबरे से है। जो पिरामिड होते हैं वो राजाओं के मकबरे से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फराओ किसे कहते हैं। मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता है। मिस्र के जो सम्राट होते हैं उन्हें हम फराओ कहते हैं। यदि आप लोगों को क्लास समझ में नहीं आ रही तो आप लोग क्लास को क्या करें, रिपीट करके देख सकते हैं। यदि ज्यादा स्पीड आपको लग रही है तो आप लोग स्पीड कम भी करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है। तो मम्मी का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। यदि आप लोगों ने कल की क्लास अटेंड की है तो ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते थे कि मिस्र मम्मी का संबंध किससे है। तो मिस्र की सभ्यता से मम्मी का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था। प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी निश्चित थी। संक्षेप में लिखिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। इस मानव का संपूर्ण जीवन किन किन आश्रमों पर विभक्त है और प्रत्येक आश्रम की अवधि लिखनी है। तो संपूर्ण मानव जीवन 4 आश्रमों में विभक्त था। जो मानव का जीवन था 4 आश्रमों में विभक्त था।
जो निम्नलिखित है। पहला है हमारा ब्रह्मचर्य जो कि 0 से 25 वर्ष था, और दूसरा था गृहस्थ आश्रम जो कि 25 से 50 वर्ष था। तीसरा हमारा है वानप्रस्थ आश्रम जो कि 50 से 75 वर्ष माना जाता है, और चौथा लास्ट हमारा है संन्यास आश्रम जो कि 75 से मृत्यु तक चलता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, ग्रह एवं उपग्रह से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रह क्या है और उपग्रह क्या है। तो ग्रह क्या होता है, कुछ आकाशीय पिंडों में अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। कुछ जो आकाशीय पिंड होते हैं उनमें स्वयं का ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता, वे अपने तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ये दूसरे से प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। साथ ही वे अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते रहते हैं, उसे ग्रह कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी। और पृथ्वी का एक उपग्रह जो है चंद्रमा है। आगे पढ़ते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह क्या है, तो कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करते हैं, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये अपने ग्रह की परिक्रमा करने के लिए उपग्रह कहलाते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा, चंद्रमा है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। सबसे अधिक उपग्रह किसमें है, बृहस्पति में। तो याद रखेंगे सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति में है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक जीवन क्या है। सबसे पहला खेती हो गया, पशुपालन हो गया, व्यवसाय हो गया। हड़प्पा, तो ये सभी क्या है, हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक जीवन है। तो खेती के बारे में क्या होता है, तो गेहूं जैसे हो गया, जौ हो गया, कपास हो गया, राई हो गया, मटर, खजूर, अनाज, ये सभी क्या है, खेती के अंतर्गत आते हैं। पशुपालन में क्या होता है, हड़प्पा संस्कृति में पशुपालन का भी पेशा अपनाया जाता था। लोग बैल, भैंस, ऊंट, गधे, बकरी, सुअर आदि ये क्या थे, इनको पालते थे, इन पशुओं को सभी पालते थे। अगला व्यवसाय क्या है, उस समय पात्र, अस्त्र शास्त्र, वस्त्र, आभूषण, बढ़ाई तथा शिल्प संबंधी व्यवसाय प्रचलित थे। अब हड़प्पा संस्कृति का धार्मिक जीवन क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के धार्मिक जीवन क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति में माता देवी की उपासना करते थे, शिव की उपासना भी करते थे, लिंग तथा यौन की उपासना, वृक्ष तथा पशुओं की उपासना करते थे। वृक्षों में पीपल, महुआ, तुलसी, पशुओं में कुबड़ वाला बैल तथा सांप की उपासना की जाती थी। जो हड़प्पा की संस्कृति, इसमें बहुत सारे देवी देवताओं और प्राकृतिक से रिलेटेड बहुत सारे देवी देवताओं और प्राकृतिक से, जैसे पेड़ पौधे हो गए, प्रकृति से, ये सभी उनकी क्या करते थे, उपासना करते थे या पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारक में क्यों गिना जाता है। जो गीजा का पिरामिड है वो संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में से क्यों गिना जाता है, जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गीजा का पिरामिड जो है, सिंध वासियों की भांति ही मिस्र वासियों ने भी कला के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली थी। मिस्र कारीगरों की सबसे आश्चर्यजनक कृतियां पिरामिड है। पिरामिड पत्थरों के बने बहुत ऊंचे होते थे, जो सम्राटों के शौक को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड था, जिसे गीजे भी कहते हैं, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो सबसे बड़ा पिरामिड जो था, गीजा का पिरामिड था। इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहला है, गीजा का पिरामिड 23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया था। जो गीजा का पिरामिड है, ये 23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया था। प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन का था। जो एक पत्थर था वो लगभग 2.5 टन का था एक पत्थर। इसका निर्माण 2650 ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। जो गीजा का पिरामिड है 2650 ईसा पूर्व के आसपास किया गया था, और इसमें लगभग 23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया था। अगला नंबर क्या है, अगले नंबर में कह रहा है, पिरामिड की ऊंचाई लगभग 146.61 मीटर है, और धरातल पर हर भुजा की लंबाई 230.2 मीटर है। जो पिरामिड, जो गीजा का पिरामिड है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 146.61 मीटर है, और धरातल पर हर भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई 230.2 मीटर है। अगला अगला क्या है इसकी विशेषता, इतिहासकार हीरोडोटस, जो कि इतिहास के जनक माने जाते हैं, के अनुसार इस पिरामिड को बनाने में लगभग 3 लाख आदमियों ने 20 वर्ष तक काम किया था। जो गीजा का पिरामिड है, इसमें
3 लाख आदमियों ने लगभग 20 वर्ष का काम किया था। 3 लाख आदमियों ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किससे संबंधित है। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो त्रिरत्न है और अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपको बताना है। तो त्रिरत्न क्या होते हैं, जिसमें 3 रत्न होते हैं वही त्रिरत्न कहलाता है। तो जैन धर्म में त्रिरत्न है, जो जैन धर्म है हमारा, इसमें त्रिरत्न के बारे में बताया गया है। इसमें कौन कौन से त्रिरत्न है, तो सम्यक विश्वास पहला हो गया, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। ये 3 रत्न है जो जैन धर्म से संबंध है। इस त्रिरत्न के पालन में जैन विश्वास रखते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित रखता है। इसमें ये बताया गया जो त्रिरत्न है वो किससे संबंध रखता है, जैन धर्म से संबंध रखता है। और इसमें 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक आचरण हो गया, सम्यक विश्वास हो गया, ये 3 रत्न हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग में 8 नियमों के बारे में बताया गया है जो कि बौद्ध धर्म से संबंध है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। यह दुख निरोध मार्ग है। इसको इस प्रकार बताया गया है जो अष्टांगिक मार्ग है। इसमें 8 नियम होते हैं जो कि हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग के 8 नियम है। यदि आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो सम्यक दृष्टि अर्थात 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा नंबर है हमारा सम्यक वचन अर्थात सत्य बोलना। तीसरा है हमारा सम्यक संकल्प अर्थात हिंसा, द्वेष, राग, वासना एवं दुर्भावना का त्याग करना। चौथा हमारा है सम्यक कर्म अर्थात विषय वासना से रहित कार्य करना। पांचवा हमारा है सम्यक जीविका, प्रत्येक जीव को अपने परिश्रम तथा ईमानदारी से धनोपार्जन करना। और छठवां क्या है हमारा, छठवां कह रहा है सम्यक व्यायाम अर्थात शुद्ध विचार ग्रहण करना। सातवां है हमारा सम्यक स्मृति अर्थात मन, वचन एवं कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना। और लास्ट हमारा 8वां है सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता रखना। तो ये सभी हमारे 7 क्या हो गए, इसके प्रकार हो गए। और अष्टांगिक मार्ग के 8 नियम थे, उनको जरूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा नीला ग्रह किसे कहते हैं, इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं। यह फिर अथवा पूछा जा सकता है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसमें बताया गया है हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर आता है। जो पृथ्वी है ये एक प्रकार का ग्रह है, एक ग्रह है जो कि दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर आता है। आकार में यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं उनमें से सबसे 5वां बड़ा ग्रह है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती है तो बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं था, और यदि सूर्य से अधिक दूरी पर होती तो अधिक ठंड के कारण यहाँ कोई जीवधारी जीवित न होता। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। जीवन हेतु उपयुक्त दिशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही उपलब्ध हैं। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी सौर मंडल में अनोखी है। इसलिए कहा जाता है कि अनोखा ग्रह किसे कहा जाता है, सौर मंडल में अनोखा ग्रह किसे कहा जाता है, तो अनोखा ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्या, आगे क्या कह रहा है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला रंग के दिखाई देता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में जल पाया जाता है, इसलिए जो पृथ्वी है नीला दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्र शासित क्षेत्रों की राजधानी के नाम लिखिए। केंद्र शासित क्षेत्र की राजधानियां कौन कौन से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं। तो अंडमान और निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है दमन और दीप, चौथा है दादरा और नगर हवेली, पांचवा हमारा दिल्ली हो गया, छठवां चंडीगढ़ और सातवां पांडिचेरी। तो इनकी राजधानी क्या हो जाएगी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, दमन और दीप की राजधानी दमन है, दादरा और नगर हवेली की सिलवासा है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। तो ये सभी इनकी राजधानी और केंद्र शासित राज्यों के बारे में आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत के लाभ लिखिए। जो हिमालय पर्वत है उनके कौन कौन से लाभ है। तो हिमालय पर्वत के निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या है,
हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा तक एक प्रहरी के रूप में स्थित है। जो हिमालय पर्वत है वो उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा तक एक प्रहरी के रूप में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा नंबर है ये, यह पर्वत उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। यदि हिमालय पर्वत न होता तो हमारी जलवायु ठंडी और शुष्क होती। अगला तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर है हमारा, हिमालय पर्वत क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो कि विभिन्न रोगों के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। हिमालय पर्वत में बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो कि औषधि के रूप में बहुत उपयोगी है। तो ये हमारे हिमालय पर्वत के लाभ हो गए। अब आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।